अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट डे की फिजिक्स का क्वाड्रेटिक सिलेबस चैप्टर 12 का देखेंगे, मैटर एंड एंटी मैटर। कि मैटर जो होता है ना, उसका एंटी मैटर भी होता है, उसका ऑपोजिट भी होता है। कहते हैं ये बेसिकली है क्या, इसको डिटेल में देखते हैं। कहते हैं हमारे पास ना 1928 में साइंसदान था डिराक, उसने बेसिकली हमें बताया था कि हर पार्टिकल का ना एक एंटी पार्टिकल भी होता है। हम लोगों मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करते हैं कि एंटी पार्टिकल बेसिकली होता है क्या, जिसका मैस वगैरह सब कुछ सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, चार्ज डिफरेंस होता है। तो उसने आइडिया दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है ना एटम, मैटर हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बनता है बच्चे? एटम से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास मैटर है, इसके सेंटर में प्रोटॉन है और इसके रिवॉल्व जो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका एंटी मैटर होगा तो सेंटर में प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन होगा, और जो रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो है वो एंटी इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। बच्चे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चार्ज डिफरेंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमारे पास माइनस है तो पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो कहते हैं हमारे पास जो है एंटी मैटर में एंटी पार्टिकल होगा। अगर प्रोटॉन है तो एंटी प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जगह पॉजिट्रॉन होगा। पॉजिट्रॉन बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि हर पार्टिकल का जो है ना वो एंटी पार्टिकल होता है। इसको ड्राक ने कहा था 1928 में। कहते हैं मिसाल के तौर पर जो पॉजिट्रॉन है वो किसका एंटी पार्टिकल है बच्चे? वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अब इनमें ना सब कुछ सेम होता है, जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज इसके इलेक्ट्रॉन्स की होंगी वही पॉजिट्रॉन की होती है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास नेगेटिव है तो पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि सारा कुछ सेम होता है, रेस्ट मैच ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस होता है। ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था पॉजिट्रॉन को? आइडिया तो ड्राक ने दिया था 1928 में कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, लेकिन इसको डिस्कवर किया था एंडरसन ने 1932 में। एंडरसन ने हमारे पास कह लें क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट में पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया था। अच्छा, ये मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ, पूरा टॉपिक तो आप करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम बात करें, लेकिन हाईलाइट मैं इसलिए कर रही हूँ इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये ना मुझे मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू में आ जाते हैं। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। ये किसने आइडिया दिया था? ये ड्राक ने दिया था। किस साल में पॉजिट्रॉन डिस्कवर हुआ था? पॉजिट्रॉन 1932 में एंडरसन ने डिस्कवर किया था। और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, उसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है। तो ये अलहदा से एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। ठीक है। तो कहते हैं इसके अलावा हर पार्टिकल के ना एंटी पार्टिकल होते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास जो प्रोटॉन है उसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो एंटी प्रोटॉन होगा। ठीक है। उसको यूजुअली एंटी पार्टिकल को कैसे लिखते हैं बच्चे? उस पार्टिकल के सिंबल के साथ ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है एंटी पार्टिकल। ठीक है। इसी तरह से न्यूट्रिनो का भी एंटी पार्टिकल होता है। उसको न्यूट्रिनो को म्यू से लिखते हैं, उसके ऊपर बार लगा देंगे तो वो उसका एंटी पार्टिकल होगा। कहते हैं अभी तक हमारे पास जो डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, चाहे वो हमारे पास क्वार्क्स हैं, चाहे वो लेप्टॉन्स हैं, उन सब के हमारे पास जो है ये बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। कहते हैं इनके भी हमारे पास एंटी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। तो ये जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स या लेप्टॉन्स वगैरह, कहते हैं इनके भी एंटी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। अब अगर हमारे पास कह लें कि ये ओवरऑल बेसिक है कि हमारे पास आइडिया किसने दिया था, हर पार्टिकल के एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? हमारे पास पॉजिट्रॉन तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो ये बेसिकली है। ठीक है। हमारे पास ना ये वही बात कि हमारे पास ये मेटल है, ये एंटी मेटल है। सेंटर में अगर मेटल में हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके रिवॉल्व कर रहा होता है। एंटी मेटल में क्या होगा? सेंटर में एंटी प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी प्रोटॉन के ऊपर माइनस चार्ज होगा। इसके सराउंडिंग में जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, जो पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। अब प्रोटॉन जो है ना वो बेसिकली बच्चे हमारे पास ना क्वार्क्स से मिलकर बनता है। मतलब यूजुअली हमारे पास 3 क्वार्क्स से मिलकर बनता है, 2 अप होते हैं, एक डाउन होता है। अगर मेरे पास एंटी प्रोटॉन होगा तो वो एंटी क्वार्क्स से मिलकर बनेगा। ठीक है। तो वो क्वार्क्स अप से नहीं बनेगा, वो एंटी अप से मिलकर बनेगा। ठीक है। तो वो कहते हैं हमारे पास जो क्वार्क्स हैं, ये लेप्टॉन्स हैं, इनके भी हमारे पास एंटी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। मतलब ये हमारे पास ना एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें 6 क्वार्क्स होते हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम। और लेप्टॉन्स ये भी हमारे पास फंडामेंटल एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है ये, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, मियोन होता है और म्यून न्यूट्रिनो होता है, टाउ होता है, टाउ न्यूट्रिनो होता है। तो कहते हैं ये फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो लेप्टॉन्स हैं चाहे वो क्वार्क्स हैं, इनके भी फंडामेंटल कह लें कि एंटी पार्टिकल्स होते हैं। हमारे पास अप क्वार्क है तो इसका एंटी अप होगा। ठीक है। और चार्म है, एंटी चार्म होगा। डाउन है, एंटी डाउन होगा। तो सिर्फ और सिर्फ वही सिंबल्स होंगे, वही सारा कुछ होगा, बार लगा देंगे। और इसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा बच्चे? चार्ज में आएगा।
अगर ये सारे अप चार्म टॉप अगर इनके एंटी की तरफ देखें तो अगर इनका 2/3 प्लस चार्ज था तो इसका -2/3 आ जाएगा। अगर डाउन स्ट्रेंज और बॉटम की तरफ देखें, अगर इनके एंटी देखेंगे तो अगर इसका चार्ज -1/3 है तो उनका +1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन म्यून और हमारे पास एंटी टाउ जो है, अगर हमारे पास इनका जो चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन म्यून और टाउ का -1 है तो इनका +1 हो जाएगा, तो चार्ज चेंज हो जाता है। तो इनके सबके एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ना टॉपिक है बच्चे पेयर प्रोडक्शन। ये वैसे ना आए तो ये मोस्ट कॉमनली ना हमारे पास कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आ जाता है। पेयर प्रोडक्शन, पेयर का मतलब होता है जोड़ा प्रोड्यूस होना, ठीक है। और प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस होना। पेयर का मतलब होता है यूजुअली पेयर, जोड़ा, ठीक है। तो कहते हैं पेयर प्रोडक्शन है क्या, कि जब एक गैमा रे फोटोन जो है, एक हाई एनर्जी फोटोन जो है, जब वो किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो वहाँ पे एक पेयर प्रोड्यूस हो जाता है, एक पार्टिकल इसका एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास पेयर प्रोडक्शन यही है कि हमारे पास एक पेयर प्रोड्यूस होता है जब कोई जो फोटोन है, जो हाई एनर्जी पार्टिकल है, फोटोन हमारे पास वेव है, वो जब किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरती है तो वहाँ पे हमारे पास एक पेयर प्रोड्यूस होता है। पेयर यूजुअली कौन सा प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। कहते हैं हमारे पास जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास ज़रूरी है, इसलिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन यहाँ पे नीचे दिखाया भी हुआ है कि पेयर प्रोडक्शन है क्या, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई वेव आ रही है, कोई हाई एनर्जी फोटोन आ रहा है, उसके रास्ते में अगर कोई न्यूक्लियस होगा तो जब वो इसके साथ जाके मतलब इससे थोड़ा सा कह लें पास से गुजरेगा तो वो फोटोन बेसिकली दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन में और एक इसके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन में। तो दो पार्टिकल्स में ये जो पहले तो एक वेव आ रही थी वो किस में कन्वर्ट हुई, पेयर में, ठीक है। पार्टिकल उसका एंटी पार्टिकल, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, पहली वो बात करते हैं कि जो हमारे पास वेव कन्वर्ट हो रही है किसमें, दो पार्टिकल्स में। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है। कहते हैं न्यूक्लियस का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे फोटोन आ रहे हैं इसके इनिशियली मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम है। लेकिन जैसे वो न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो न्यूक्लियस जब इसके साथ टकराता है, न्यूक्लियस थोड़ा सा रिकॉइल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जितना इनिशियल इस तरफ मोमेंटम होता है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन मोमेंटम होता है, तो नेट मोमेंटम जीरो होता है। और जब ये दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं, तो अगर इनकी प्रोडक्शन देखी जाए ना, हमारे पास एक पॉजिट्रॉन है, अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इनकी जो मोमेंटम होगा, इसका अपवर्ड होगा, इसका डाउनवर्ड ऑपोजिट है, तो ये इनका भी ओवरऑल मोमेंटम जीरो होगा। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम भी नहीं होगा और बाद में भी नहीं होगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोटोन लेती तो इसका तो सिंगल डायरेक्शन में फोटोन का मोमेंटम आना था, तो वो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होनी थी। बाद में तो कोई मोमेंटम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस का होना जरूरी है, क्योंकि जब ये गुजरता है तो न्यूक्लियस थोड़ा सा रिकॉइल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जितना आगे की तरफ मोमेंटम होता है उतना ही पीछे की तरफ मोमेंटम होता है, तो नेट मोमेंटम जीरो होता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस का होना जरूरी है मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। अब कहते हैं हमारे पास ये जो फोटोन है, मतलब हमारे पास आ रहा है, इसकी मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि मेरे पास ये पेयर प्रोडक्शन हो जाए, दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो जाए। कहते हैं इसकी जो एनर्जी है ना इन दोनों पार्टिकल्स के रेस्ट मास के, हमारे पास जो है कि आइंस्टाइन ने क्या आइडिया दिया था, आइंस्टाइन ने आइडिया दिया था कि एनर्जी और मास जो है बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है और एनर्जी को मास में। अब ये देखिए, ये पहले हाई एनर्जी फोटोन आ रहा था, इससे दो पार्टिकल्स का मतलब प्रोड्यूस हुए, तो इसकी जो मास है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस, ठीक है, इस पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी m0c², और यहाँ पे भी m0c², इन दोनों के रेस्ट मास के इक्वल होगी इसकी एनर्जी फोटोन की, तो हमारे पास पेयर प्रोड्यूस होगा। मतलब इसका रेस्ट मास प्लस इसका रेस्ट मास, इनके रेस्ट मास के इक्वल इसकी फोटोन की एनर्जी होगी, तो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन होगी, वरना प्रोडक्शन नहीं होगी। अब इन दोनों का रेस्ट मास किसके इक्वल है उसकी वैल्यू बता रहा है। कहते हैं हमारे पास जो पेयर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो गैमा हम ले रहे हैं उसकी एनर्जी क्या हो, इन दोनों के रेस्ट मास की एनर्जी के इक्वल हो, और वो रेस्ट मास एनर्जी किसकी इक्वल होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ वैसे बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप वैसे कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं तो वो ये रेस्ट मास एनर्जी कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू m0c²। m0 हमारे पास पार्टिकल कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है या फिर पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मैंने कहा था ये कांस्टेंट फिगर है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा था दोनों पार्टिकल सेम है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिकल और इसका एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास जितना होगा उतना ही पॉजिट्रॉन का होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा, तो मास सेम है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है मुझे ये कांस्टेंट नंबर है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 सी क्या स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8.2 मल्टीप्लाई 10⁻14 जॉल।
अब आपने एनर्जी जॉल में नहीं लेनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेनी है, तो इसको जो है ना वो डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू के साथ। वो हमारे पास अगर मेगा में देखें तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻13 होती है मेगा। ये यूजुअली हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली हमारे पास होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैंने 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना हो तो मुझे मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6। ठीक है, तो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 है, तो यहाँ से 6 डिजिट जो है वो पावर में कम हो जाएंगे। ये आ जाएगी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13। ठीक है, जॉल। तो आपने किसकी निकाली है, -13 मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मैंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने जॉल से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो उस वैल्यू को आपने यहाँ पे इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आएगा 0.151 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक पार्टिकल का रेस्ट मास है, आपके पास तो 2 पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के रेस्ट मास के इक्वल जो होगी हमारे पास, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये ओवरऑल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खैर ओवरऑल वो कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो है वो कितनी हमें रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास रिक्वायर्ड है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी होगी तो हमारे पास पे प्रोडक्शन होगी, अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो पे प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा बच्चे, हमारे पास उससे ज़्यादा अगर एनर्जी होगी तो ये जो पेयर प्रोड्यूस हो रहा है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। जितनी उससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो उतनी एनर्जी लेके यहाँ से कह लें कि फर्दर मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगे, हम कहेंगे कि वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई है। ठीक है, तो फर्दर एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, 1.02। अगर उससे कम है तो पेयर प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर उससे ज़्यादा है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ वो कहते हैं जो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी सेटिस्फाई करता है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी सेटिस्फाई करता है। मोमेंटम का मैंने बता दिया। अब चार्ज की बात करते हैं, मुझे स्टार्टिंग में देखें ये वेव है, फोटोन है, तो इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ये प्रोड्यूस करवाते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करवाता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल नेट चार्ज क्या है, बाद में भी जीरो है। स्टार्टिंग में अगर कोई चार्ज नहीं है तो बाद में भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ये पेयर प्रोडक्शन जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो पेयर प्रोडक्शन आपने डिफाइन करना होता है, ये आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए होती है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर एक्सेस अमाउंट दे दी जाएगी 1.02 से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो वो इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे से कह लिए पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस क्यों जरूरी है, न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली जरूरी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करवाने के लिए जरूरी है। और इसमें कौन से कंजर्वेशन लॉ वैलिड होते हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक लीनियर चार्ज कंजर्वेशन। आगे हमारे पास मजीद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज द एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है, हमारे पास मतलब एनर्जी का प्रोड्यूस होना, ऑपोजिट है। तो कहते हैं एनिहिलेशन बेसिकली ऑपोजिट प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का। वहां पे क्या हो रहा था कि एक वेव से 2 पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, जब 2 पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां से लाइट प्रोड्यूस होती है, 2 फोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो यहाँ पे ऑपोजिट प्रोसेस है। पार्टिकल्स मिल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, पॉजिट्रॉन इधर से आ रहा है, जब वो यहाँ से आके एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो धमाका सा होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमारे पास फोटॉन प्रोड्यूस होगा। तो कहते हैं ये रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का। किसमें क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वो एनिहिलेट करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं 2 गैमा फोटॉन। अब गैमा एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिला और 2 फोटॉन प्रोड्यूस हुए। अब इन फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, जो हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी थी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा था टोटल 2 पार्टिकल जब प्रोड्यूस होंगे तो कितनी एनर्जी होगी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हमने यहाँ पे देखी थी कि वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इन दोनों की ओवरऑल पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी टोटल 1.02 है और 2 ही प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एक पार्टिकल जो है एक एनर्जी को प्रोड्यूस करवा रहा है, दूसरा पार्टिकल दूसरी एनर्जी को, तो एक ओवरऑल इसकी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल ये फोटॉन होगा और इसकी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल ये फोटॉन होगा। तो एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है हमारे पास, तो इन दोनों के रेस्ट मास के इक्वल होगी, तो टोटल मेरे पास वही 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे यही वही बात है कि इसमें भी मोमेंटम और जो है चार्ज कंजर्व रहता है। स्टार्टिंग में ये देखें इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, तो ओवरऑल नेट चार्ज क्या है, 0, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल करें। बाद में वेव प्रोड्यूस हो रही है तो कोई चार्ज नहीं है।
मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब जा रहा है और ये सब जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे अगर फोटॉन की इमिशन देखें तो एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे भी किसी किस्म की इमिशन नहीं है, ठीक है। तो ये पे प्रोडक्शन का कह लिए रिवर्स प्रोसेस है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन टोटल एनर्जी पेर एनिहिलेशन में या एनिहिलेशन ऑफ मैटर में कितनी प्रोड्यूस होती है, 2 फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। एक फोटोन की 0.1 है, 51 है, तो टोटल 1.02 ही प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल दोनों के रेस्ट मास की एनर्जी के इक्वल होता है, हमारे पास 2 फोटोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो टोटल एनर्जी 1.02, लेकिन एक फोटोन की जो एनर्जी ऑफ ईच गैमा रे है वो कितनी होगी, वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो वो रेस्ट मास एनर्जी वो हमारे पास कह लें कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के एक पार्टिकल की इक्वल होगी। तो दूसरा हमारे पास कहते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये हमने देखा था रिएक्शन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल, कहते हैं इसके अलावा ये एनिहिलेशन प्रोसेस जो है ना किसी दूसरे पार्टिकल के भी हो सकते हैं। पार्टिकल जब भी कोई अपना दूसरे एंटी पार्टिकल से मिलाए कंबाइन होगा, चाहे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन लिया था, अगर आप पार्टिकल लेते हैं प्रोटॉन और एंटी पार्टिकल, एंटी प्रोटॉन, या फिर अगर आप लेप्टॉन लेते हैं और एंटी लेप्टॉन लेते हैं, क्वार्क लेते हैं या एंटी क्वार्क लेते हैं, तब भी हमारे पास पेयर एनहिलेशन देखी जा सकती है कि जहाँ पे हमारे पास 2 पार्टिकल मतलब पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल मिलेंगे तो वहाँ से वेव या लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वो कोई से भी 2 पार्टिकल्स हो सकते हैं। कहते हैं हमारे पास ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में याद आता है, एमसीक्यू में आता है। कहते हैं इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि जब हाई एनर्जी पिलियन देखी गई पार्टिकल्स को जब आपस में कोलाइड किया गया लैब में, सर्न में, ठीक है। अब हमारे पास ये बेसिकली एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर रिसर्च करती है, ठीक है। तो ये उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब यूजुअली हम पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे रेडिएशन की एमिशन होती है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे पेयर एनहिलेशन में भी देखा कि पार्टिकल जब आपस में दूसरे के साथ पार्टिकल एंटी पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो वहाँ से लाइट की एमिशन होगी, रेडिएशन की एमिशन होती है, ठीक है। तो कहते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी किया गया था। इसके अलावा कुछ बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो भी डिस्कवर हुए, ठीक है। तो वो यहाँ पे इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास ओवरऑल तो ये हमने देखा कि हमारे पास हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होता है। इंपॉर्टेंट है बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर, लॉन्ग क्वेश्चन में ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, पेयर प्रोडक्शन पेयर एनहिलेशन। ओवरऑल इसमें एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा बन। तो ये देखिए हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है कम्प्रिहेंसिव, कहता है एक्सप्लेन करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एनहिलेशन। तो इसमें ये आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड मैटर, और एक्सप्लेन करें जो हमारे इन्वायरमेंट की जो यूनिवर्स है वो इंटायरली कंपोज्ड है मैटर के, वो भी आपने इसको एक्सप्लेन करना है, रीजन बतानी है। लेकिन आज तो हमने सिर्फ मैटर और एंटी मैटर के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। उसका आइडिया किसने दिया था, उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था, वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक थे। मजीद बच्चे इसमें कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।